ओके हम कल पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लाइन इंटीग्रल के लिए फार्मूला बनाया था, सरफेस इंटीग्रल के लिए फार्मूला बनाया था, और वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमने यहाँ पर नहीं बनाया, लेकिन वॉल्यूम एलिमेंट आपको दिखा दिया गया था। दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। सो वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है वो सिंपली वी डी टाउ, डी टाउ यहाँ पे लिखा है, कुछ किताबों में डी वी लिखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने जान लिया था, हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जान लिया था। फिर हमने एक और बात जानी थी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल एरिया एलिमेंट निकालना है या मुझे वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं एक डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ, जिस डिटर्मिनेंट का एक ख़ास नाम है जिसको हम कहते हैं जैकोबियन, और उसके ज़रिए से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिटवीन फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो this was for example Jacobian for two-dimensional area element, and this is the Jacobian for three-dimensional volume element. Okay, so आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट हैंड साइड पर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, और दरमियान में जैकोबियन है। सो अगर आपको कन्वर्ट करना हो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये जैकोबियन यूज करके, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी गई है कि किस तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैकोबियन बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपको तब ही दिखाऊंगा जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे, ठीक है। अभी हम बाकी चीजें देख लेते हैं। बाकी चीजें हैं ग्रेडियंट। अगेन अब हमने कहा है कि क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने फार्मूलाज को फ्रॉम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम सॉरी मैंने जनरल फिर से कह दिया, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो किस तरह के फार्मूला आने आएंगे, तो जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं हमें उन सब ऑपरेटर्स के बारे में कोई ना कोई फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सो ग्रेडियंट का जो ऑपरेटर है वो हमें पता है कि अगर कोई एक स्केलर फील्ड है, फॉर एग्जांपल स्केलर फील्ड कह दिया साई, जो कि डिपेंड कर रहा है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पर, मतलब एक्स वाई जी पर ही, अब Q1 Q2 और Q3 पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका ग्रेडियंट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसको हम करते किस तरह से हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे Q1 ग्रेडियंट निकालना हो Q1 डायरेक्शन में, तो मैं उसका डॉट प्रोडक्ट लगा दूंगा फिर विद Q1, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाएगा पार्शल साई ओवर पार्शल S1, एंड दैट वुड बी S1 हमने देखा था एस आई इक्वल होता है एच आई क्यू आई के, तो S1 वुड बी इक्वल टू H1 Q1, सो 1/H1 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और पार्शल Q1, ठीक है। सो ये हो गया सिर्फ वन डायरेक्शन में, और अगर हमने थ्री डायरेक्शन में लिखना हो तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। सो थ्री डायरेक्शन में ये कुछ इस तरह से आ जाएगा Q1 1/H1 एंड सो ऑन वगैरह थ्रू, ठीक है। ओके, अब आप देखें ये ग्रेडियंट जो है ये मिलता जुलता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे भी इसी तरह पार्शियल साई ओवर पार्शियल Q1 विद Q1 यूनिट वेक्टर, partial psi over partial Q2 with Q2 unit vector and partial psi over partial Q3 with Q3 unit vector। ये भी उसी तरह से है, सिर्फ एक
चीज इजाफी आ रही है यहाँ पर, और वो ये है 1/h1 या 1/h2 या 1/h3। तो ये जो स्केल फैक्टर है ये एक इजाफी टर्म आ रही है हर हर डायरेक्शन के साथ। तो ये इजाफी टर्म है और ये स्केल फैक्टर है और ये जनरली आता है। अच्छा, स्केल फैक्टर का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज होती हैं 1, h1 की भी 1, h2 की भी 1, h3 की भी 1। ठीक है, तो ये सारी जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, क्योंकि 1/1 इज 1, तो हम वो ना भी लिखें तो खैर है, और बाकी वो उसी तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास डेल भी इस तरह से लिखा जा सकता है। डेल की क्या वैल्यू लिखी जा सकती है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं लिखना चाहूँगा, मैं लिख सकता हूँ डेल डेल, इसके ऊपर वेक्टर सिंबल लगा देते हैं। डेल इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि ये Q1, Q2 और Q3 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल Q1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Q1 यूनिट वेक्टर। सो कुछ इस तरह से Q1 यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन इसमें साथ क्या आएगा, इसमें साथ ये चीज भी आ जाएगी 1/h, साथ ये चीज भी आ जाएगी स्केल फैक्टर। ओके, सो 2 2 and 2। So this is the value of our del operator in curvilinear coordinate system. So अगर आप उसका ग्रेडियंट लेंगे तो सिंपली हर जगह पर स्केलर फंक्शन आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो नाउ इज द क्वेश्चन, व्हाट इज डाइवर्जेंस, हाउ डू वी फाइंड द डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस निकालने का एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली डेल लें और वी लें, उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो आपके पास डेल डॉट वी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम नए फार्मूला डेवलप कर रहे होते हैं तो सबसे बेहतर होता है कि हम बेसिक्स से चलें। सो बेसिक जो है वो डेल डाइवर्जेंस इस तरह से डिफाइंड होता है कि वी डॉट डी साई, मतलब आप वो ले लें, क्या कहते हैं, सरफेस इंटेग्रल ले लें उस वेक्टर फील्ड का और उसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम के इंटीग्रेशन पे, मतलब एंटायर वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम एलिमेंट जो है उसको लिमिटाइज कर दें टू 0, तो हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाएगी। ये बेसिकली गास डाइवर्जेंस थ्योरम का ही फॉर्म है। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने वी डॉट डी सिग्मा, ये हमने देखा था कि जी सरफेस इंटेग्रल क्या होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने ऊपर निकाली हुई है। सरफेस इंटेग्रल की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली थी, कहाँ पर, ये है सरफेस इंटेग्रल की ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है, और वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू भी वो हमने ऊपर निकाल ली थी, वो तो सिंपली h1 h2 h3 ओवर h1 h2 h3 dq1 dq2 dq3 आ जाएंगे, सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है, तो वो वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये देखें ये वैल्यू आ गई जो उसकी हमने निकाली थी वी डॉट डी ए की,
मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसकी वैल्यूज़ है, वो जब हम सारा सॉल्व करते हैं, ये सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। अदरवाइज आप लोग कर भी सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो करें। तो खैर सारा कुछ करने के बाद आ क्या जाता है, ये हमारे पास डाइवर्जेंस की फॉर्म आ जाती है। ये हमारे पास डाइवर्जेंस की फॉर्म है। स्केल फैक्टर तीनों एक्सेस के मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएंगे, 1/h1 h2 h3। और जब अंदर डेरिवेटिव्स आएंगे Q1 के रिस्पेक्ट से, Q2 के रिस्पेक्ट से और Q3 के रिस्पेक्ट से, तो वो कुछ इस तरह से आएंगे कि V1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 और उसके साथ स्केल फैक्टर्स दूसरे दो आएंगे H2 और H3। सिमिलरली जब V2 आएगा तो उसके साथ स्केल फैक्टर्स H3 और A1 आएंगे। इसी तरह V3 जब आएगा तो H1 एंड H2 ये उसके स्केल फैक्टर्स आएंगे। ठीक है। So this is the formula for divergence and this is the formula for Laplacian. Laplacian किस तरह लेते हैं हम, डेल डॉट डेल साई। ठीक है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू उठाएं और उसको यहाँ पर पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास लैप्लाशियन आ जाएगा। ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हैं, इनकेस नहीं तो फिर इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। नाउ द कर्ल, कर्ल अगेन उसी तरह से आप सेम फुटिंग पर चलेंगे। डेल क्रॉस वी होता है। ठीक है। तो आप चाहें तो आप डिटर्मिनेंट बना भी सकते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज अ डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो आप क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, पहली रो में सारे आप कर देते हैं यूनिट वेक्टर्स को। ठीक है। दूसरी रो में आप करते हैं पुट, क्या उसको कह सकते हैं, पहले वेक्टर के, मतलब जो डेल है उसके कंपोनेंट्स। ठीक है। और तीसरी रो में वी के कंपोनेंट्स वो पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये पूरा डिटर्मिनेंट बन जाता है। सो इस तरह से हमारे पास कर्ल आएगा। नाउ दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। आपको डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, लैप्लाशियन के फार्मूला याद होने चाहिए। आपको पिछले लेंथ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, उनके फार्मूला याद होने चाहिए। जनरल कोऑर्डिनेट्स में, सॉरी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में अभी ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब हम इससे कोई एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब आपको इसके फायदे भी नजर आएंगे और आपको इसकी समझ भी ज्यादा बेहतर तौर पर लगेगी। खैर नेक्स्ट लेक्चर में